हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन वेव ऑप्टिक्स। आज के इस लेक्चर में हम रिजॉल्विंग पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बेस्ड है डिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट पर। किस पर बेस्ड है? डिफ्रैक्शन फिनोमिना। डिफ्रैक्शन में क्या हुआ था हमने देखा था। अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से कोई एक स्लिट है जिसकी स्लिट विड्थ को हमने ए लिखा है, और आगे मैं कहीं पर ऐसी स्क्रीन ले रहा हूँ, और जब लाइट ट्रैवल करता है इस स्लिट से तो इट ट्रैवल्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन एंड देयर बाय वी कैन सी अ लार्ज ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर, जिसे हमने कहा था सेंट्रल मैक्सिमम, और सेंट्रल मैक्सिमम के सराउंडिंग में होता था हमारा फर्स्ट मिनिमम। इस तरीके से दिस वाज अवर फर्स्ट मिनिमम। देन वी यूज्ड टू हैव सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, और उनके बीच में, मतलब ये जो मिनिमम्स होते हैं इनके बीच में था हमारा सेकेंडरी मैक्सिमम। हमने देखा था कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर क्या मिनिमम बनेगा या मैक्सिमम बनेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लाइट के पाथ डिफरेंस पर। कौन से लाइट वेव के पाथ डिफरेंस पर? तो इस पर्टिकुलर स्लिट में जो एक्सट्रीम लाइट रेज, एक्सट्रीम लाइट के सोर्सेस होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, वे जब किसी पॉइंट पर अपने वेव्स को इंसिडेंट करवाते हैं, या एक तरीके से कह लीजिए इन दो एक्सट्रीम लाइट सोर्सेस से जब कोई लाइट की वेव एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इंटरफेयर करती है, अब वहां पर जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन होती है इसी पर डिपेंड करेगा कि आपका मिनिमम बनेगा या सेकेंडरी मैक्सिमम बनेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं तो पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम लाइट वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम एक्सट्रीम सोर्सेज वुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्बडा। अगर मैं फर्स्ट मिनिमम की बात करूं, किसकी? फर्स्ट मिनिमम की, तो फर्स्ट मिनिमम के लिए डेल्टा एल की वैल्यू वाज इक्वल टू लैम्बडा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये सारी जो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अच्छा, अगर आपको मिनिमम देखना है, सॉरी मैक्सिमम देखना है, सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है, तो सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए डेल्टा एल की क्या वैल्यू थी? इट वाज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन लैम्बडा बाय 2। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ये जो डेल्टा एल होता है ये पाथ डिफरेंस है इन बिटवीन एक्सट्रीम सोर्सेस से निकले हुए लाइट वेव के बीच के पाथ का डिफरेंस। तो ये अगर स्लिट के एक एंड पर फर्स्ट लाइट सोर्स कंसिडर करता हूँ, और एंड जो दूसरा एंड है स्लिट का, अगर वहां पर मान लीजिए मैं 100 लाइट सोर्स कंसिडर करता हूँ, तो फर्स्ट एंड 100 लाइट सोर्स से आने वाले जो लाइट वेव्स होते हैं उनके बीच के पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एल लिखते हैं, और उनकी ये रिस्पेक्टिव कंडीशन है फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम। चलो, तो यहाँ पर हमने जो बेसिक था डिफ्रैक्शन का वो देख लिया है। अब लौट कर आते हैं हमारे टॉपिक पर, ठीक है। अब टॉपिक का नाम है भैया रिजॉल्विंग पावर। ये जो रिजॉल्विंग पावर है ना, ये किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अप्लीकेबल होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इवन आपके कैमरा के जो लेंसेस वगैरह होते हैं, ये सारे क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इवन ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई के अंदर भी लेंस होती है, हमने पढ़ा है 9th-10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो हमारी आईज भी क्या हुई? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हुई। अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? तो ये इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनकी एबिलिटी है ताकि वो दो फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट को दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरह देख पाए। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मान लो आप किसी माइक्रोस्कोप के अंडर बैक्टीरियाज को स्टडी कर रहे हो विद फ्यू सैंपल्स, तो हो सकता है कि जो आपके बैक्टीरिया है वो काफी पास पास है ना, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो यही बैक्टीरिया आपको ऐसे दूर दूर नजर आते हैं। नाउ इफ यू हैव लुक्ड एट दिस बैक्टीरिया फ्रॉम अ नेकेड आई, तो क्या हम इनको डिफरेंट या फिर सेपरेट एंटिटी मान सकते थे? नहीं मान सकते थे। लेकिन माइक्रोस्कोप जो कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसने क्या कर लिया? उसने इन दो बैक्टीरिया को सेपरेटली एक सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में आपको दिखाया है। तो हम कहेंगे कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज गुड एज कंपेयर टू ह्यूमन आई, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो बेसिकली अगर वन लाइन में कहना है तो रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है जिसके साथ दो फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट को दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखा जाता है। अब ऐसे भी होता, अगर आप इस पर्टिकुलर सैंपल को कंसिडर करो, तो मान लीजिए मेरे पास दो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप ए एंड माइक्रोस्कोप बी। माइक्रोस्कोप ए जो है वो इन दो जो बैक्टीरिया है जिनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है उनको रिजॉल्व करके दिखा देता है कि दीज टू बैक्टीरिया, लेट्स से दे आर टू डिफरेंट एंटिटी। लेकिन हो सकता है जो बी माइक्रोस्कोप है वो यहाँ पर काम ही ना करता हो, वो उसको अगर दो ऑब्जेक्ट रिजॉल्व है ऐसा दिखाना है तो इन दो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बीच में फिजिकल जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना एक रिजॉल्विंग पावर होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि दो ऑब्जेक्ट कितने पास है, उसके ऊपर उनकी खुद की एबिलिटी डिपेंड करेगी कि क्या वो
इन दो ऑब्जेक्ट को फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट बता पाएंगे या नहीं। इसको हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन लिखकर यहाँ स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी of optical instrument to distinguish two physically separated objects as two distinct ऑब्जेक्ट। ठीक है, जनरली ये जो रिजॉल्विंग पावर है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट आपको फिजिकली सेपरेटेड दिखेंगे या नहीं, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है एपर्चर। किस पर? एपर्चर। जनरली जो एपर्चर होते हैं ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो लेंसेस होते हैं ना, इनके डायमीटर के भी फॉर्म में बताए जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, लैम्बडा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो रिजॉल्विंग पावर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर। तो एपर्चर जितना बड़ा होते जाएगा आपके इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, फॉर एग्जांपल अगर मैं माइक्रोस्कोप ले रहा हूँ तो माइक्रोस्कोप में लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है इसका एपर्चर जितना अच्छा होगा, बड़ा होगा, उतनी उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा होगी। और रही बात वेवलेंथ की, तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। ये रिलेशन याद रखना, यहाँ से बहुत सारे सीईटी के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, ये जो रिजॉल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम हमारे डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए रात के समय आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और घने अंधेरे में कहीं दूर से कोई गाड़ी है जो आपकी तरफ अप्रोच करती हुई आ रही है और उसके हेडलाइट्स ऑन है। अब मान लेते हैं हेडलाइट्स जो है, अगर कोई बाइक होता तो उसका सिंगल हेडलाइट होता, तो हम उस हेडलाइट को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। नाउ वी कैन से इफ दैट व्हीकल इज अ बाइक इट विल हैव वन ऑब्जेक्ट एज अ हेडलाइट। और फिर अगर मान लीजिए कार है या ट्रक है तो मिनिमम दो हेडलाइट्स तो होंगे जिन्हें हम दो ऑब्जेक्ट्स की तरह देखेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर व्हीकल है वो अगर बहुत दूर के डिस्टेंस पर है, तब ये जो हेडलाइट्स होते हैं ना, इनके द्वारा जो लाइट हमारी तरफ आ रहा होता है वो हमें अलग अलग हेडलाइट्स के फॉर्म में नहीं दिखता है, एक सिंगल लाइट दिखता है अगर व्हीकल बहुत दूर हो तो। देखो यहाँ पे ये व्हीकल जो है ये बहुत दूर है, उसके कारण जो लाइट्स हमारे पास आ रहा है वो हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दो फिजिकल सेपरेटेड ऑब्जेक्ट हम ऐसे नहीं बता पाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है अनरिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट। और कौन देख रहा है वेदर ऑब्जेक्ट इज रिजॉल्व्ड और अनरिजॉल्व्ड? ह्यूमन आईज जो है, हमारी आंखें जो है वो देख रही है। इसलिए फॉर आवर आईज दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर अनरिजॉल्व्ड, क्योंकि फिजिकली तो वो हो गए ही सेपरेट। अगर ये एक कार है तो फिजिकली तो वो दो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच के तो डिस्टेंस ऑब्वियसली परमानेंट जितना है उतना ही है, लेकिन हमारे लिए फिलहाल है क्या वो डिस्टेंस पर? नहीं, उनके बीच का डिस्टेंस हमें दिख ही नहीं रहा है, इसलिए हम कहेंगे दोज टू ऑब्जेक्ट्स आर अनरिजॉल्व्ड हियर। नाउ कम हियर इन केस ऑफ जस्ट रिजॉल्व्ड। जस्ट रिजॉल्व्ड में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर व्हीकल अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आ जाए उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, फॉर एग्जांपल हमारे आंखों से, तो आप देख पाते हो कि ये जो पहले सिंगल लाइट हमें दिखाई दे रहा था, नाउ दैट इज गेटिंग सेपरेटेड इनटू टू। और एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे, मतलब ये इतना सेपरेट हो जाते हैं कि वी क्लियरली ऑब्जर्व दैट देयर आर टू लाइट और टू हेडलाइट्स। और अगर दो हेडलाइट्स है तो हम बोल पाएंगे कि दैट्स अ कार और अ ट्रक, इट इज नॉट अ बाइक। फिर क्या होती है इस सिचुएशन को, जैसे मैंने कहा, इसे हम बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। देन फिर अगर वो कार बहुत ज़्यादा पास आ गई तो ये जो दो हेडलाइट्स है कार के, ये फिजिकली सेपरेटेड तो है ही, और यहाँ पर जो इमेज हमारे मन में फॉर्म होती है, जो हमारे आंखें हमें दिखाती है, वहाँ पर भी ये दो डिफरेंट और दो फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट की तरह हम देख पाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है वेल रिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो मैंने फिर से एक एग्जांपल बनाया है रिंग के फॉर्म में। फर्स्ट केस में देखिए एक ब्लैक कलर की रिंग है और एक डार्क रेड कलर की रिंग है, बट इनके बीच में जो है आपको सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यू कैन नॉट टेल वेदर दीज आर सिंगल ऑब्जेक्ट और दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स। तो देखने में तो पता चलता है कि एक सिंगल ही ऑब्जेक्ट है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम नहीं बता पा रहे। लेकिन इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक ब्लैक कलर की रिंग और
रेड कलर के रिंग दोनों ही अलग अलग होने के कारण हम क्लियरली देख पाते हैं कि भैया दीज आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व सिचुएशन। क्योंकि अगर इस रिंग को मैं और अंदर लेकर आता तो शायद से हम नहीं बता पाते कि क्या ये दो ऑब्जेक्ट्स है या नहीं। और ये जो थर्ड स्टेट है, देखिए थर्ड डायग्राम, यहाँ पर दो रिंग्स जो है वो फिजिकली ही बहुत ज्यादा दूर दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे से, तो हम कहेंगे दीज रिंग्स आर वेल रिजॉल्व फॉर माई आईज। और अगर ये कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देखा जाता है जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या कैमरा के लेंसेज वगैरह द्वारा, तो वहां पर हम ये कहते हैं अनरिजॉल्व ऑब्जेक्ट, दिस इज जस्ट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वेल रिजॉल्व ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके आगे हमें पढ़ना है विजुअल एंगल या लिमिट्स ऑफ रिजोल्यूशन क्या होते हैं। सो विजुअल एंगल या लिमिट्स ऑफ रिजोल्यूशन किसके लिए यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट के रिजॉल्विंग पावर को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आई एम राइटिंग विजुअल एंगल, और दूसरी एक टर्म होती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन देखो क्या चीजें हैं। मान लो वी हैव अ लेंस, जैसे हमारे आंखों के अंदर लेंस होती है उसी तरीके से एक लेंस कंसिडर कर लेते हैं, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे आंखों की ही लेंस है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड लेट्स इमेजिन वी हैव टू ऑब्जेक्ट, से ऑब्जेक्ट ए एंड लेट्स से दिस इज माय ऑब्जेक्ट बी। तो ये दो जो ऑब्जेक्ट है ये फिजिकली सेपरेट है एक दूसरे के साथ विथ सम डिस्टेंस। नाउ इमेजिन ए ने और बी ने हमारी आंखों के साथ जो एंगल किया होता है, यहाँ पर मैं उस एंगल को कुछ नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से, तो लेट से ये जो एंगल है ना, इसे अगर मैं अल्फा कहता हूँ, नाउ अल्फा इज माय विजुअल एंगल। अल्फा क्या है भैया? विजुअल एंगल है। अब देखो विजुअल एंगल बेसिकली इट इज द एंगल मेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू यूर आईज होता है। ठीक है, अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ विजुअल एंगल फॉर विच टू ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व। इसका मतलब कि जैसे देखो, अगर मान लीजिए मैं अल्फा की वैल्यू ले रहा हूँ 4 डिग्री, तो हो सकता है कि 4 डिग्री पे ए और बी दो सेपरेट ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के लिए नहीं है, मतलब इनके बीच का सेपरेशन उतना स्ट्रांग है ही नहीं कि ए और बी को हम अलग अलग ऑब्जेक्ट कह पाए। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू हो जाती है मान लीजिए 5 डिग्री, सो 5 डिग्री होने के बाद ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली नाउ आवर आई कैन रिकॉग्नाइज दैट ए एंड बी दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू ऑफ विजुअल एंगल है, जहां पर हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दिए? रिजॉल्व दिखाई दिए। वो कितना एंगल था? 5 डिग्री, एंड दैट बिकम्स माय लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले देखो विजुअल एंगल होता है, इट इज द एंगल made by two physically separated object, two physically separated object with eye। ठीक है, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? इट इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ विजुअल एंगल for which objects are just resolved। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अल्फा इक्वल टू 5 डिग्री वुड बी माई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। नाउ रिमेंबर, हमने बात शुरू की थी भैया रिजॉल्विंग पावर से, और मैंने कहा रिजॉल्विंग पावर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विजुअल एंगल एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो बेसिकली लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन विजुअल एंगल के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, and please remember this, that resolving power is inverse of limit of resolution। so resolving power is inverse of limit of resolution। जैसे अभी मैंने बोला था कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को हमने विजुअल एंगल के फॉर्म में बताया है। कभी कभी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को फॉर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट वी कैन गिव इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ फिजिकल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह होता है ना, वहाँ पे एक्चुअल जो फिजिकल डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स
उनको हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के फॉर्म में बताते हैं। आगे जब हम माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो वो जो चीज़ है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रेलिक्स क्राइटेरिया फॉर रिजॉल्विंग पावर। तो लॉर्ड रेलिक्स थे, उन्होंने ये क्राइटेरिया दिया। उन्होंने कहा कि कब ऐसे माना जाए कि दो जो ऑब्जेक्ट्स है वो फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए देखिए उन्होंने कहा है एज पर रेलिक, टू ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन first minimum of diffraction pattern of one object coincides with central maximum of diffraction pattern of the अदर ऑब्जेक्ट। अब इसको फिर से एक बार पढ़ो, क्या कहा है उन्होंने, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व कब होंगे, जब फर्स्ट मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ वन ऑब्जेक्ट विल कोइंसाइडेड विथ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, ये हमारे पास एक इमेज है जिसके अंदर हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर सेंटर में देखिए सेंट्रल मैक्सिमम है और इसके इर्द गिर्द मिनिमम्स एंड सेकेंडरी मैक्सिमम है। फिलहाल अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स है ऐसा हम मान रहे हैं तो दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर अनरिजॉल्व्ड। व्हाई दे आर अनरिजॉल्व्ड, तो उनको अनरिजॉल्व्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न को यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट कलर से, ये जो ब्लू कलर वाला सर्कल है इट इज द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एंड जो रेड कलर से सर्कल बताया है इट इज द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हेन दिस टू डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हैव फॉर्म्ड वी कैन क्लियरली सी कि जो सेंट्रल मैक्सिमम है पहले के डिफ्रैक्शन पैटर्न का, वहां पर दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का फर्स्ट मिनिमम कोइंसाइड नहीं हो रहा है। उनके बीच में जो डिस्टेंस है सेपरेशन का वो बहुत कम है, इसलिए वो क्या है, अनरिजॉल्व्ड है। और रेलिग ने कहा था कि ऑब्जेक्ट्स विल बी जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन फर्स्ट मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद सेंट्रल मैक्सिमम। अगर मान लीजिए मैं x और y के टर्म में बात करूं, से x इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमम, तो दो जो सेंट्रल मैक्सिमम है दोनों ऑब्जेक्ट के, उनके डिफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमम का जो डिस्टेंस है सेपरेशन का, वो मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ। एंड लेट y इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड इट्स फर्स्ट मिनिमम। तो यहाँ पर फिलहाल दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनके डिफ्रैक्शन जो है वो सिमिलर मैंने कंसिडर किए हैं। तो किसी भी सेंट्रल मैक्सिमम से लेकर के, सेंट्रल मैक्सिमम मतलब उसका सेंटर, वहां से लेकर के जो फर्स्ट मिनिमम तक का डिस्टेंस होता है उसे हमने यहाँ पर क्या कहा है, y कहा है। तो यहाँ पर देखिए y क्या है, ये पहले ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमम और उसके मिनिमा, उसके बीच के डिस्टेंस y है, और x इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ व्हेनेवर x इज लेस देन y, व्हेनेवर x इज लेस देन y मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ टू डिफ्रैक्शंस इज लेस than the distance between central maximum and first minimum, then objects are always unresolved objects as per Rayleigh। चलिए अब जस्ट रिजॉल्व पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दो लाइट्स है वो मुझे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं बाय जस्ट ऑब्जर्विंग देयर डिफ्रैक्शन पैटर्न। नाउ व्हाट हैज हैपेंड हियर, एक ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट मिनिमम है, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ से रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स का जो डिफ्रैक्शन मैंने बताया है उसमें का जो सेंट्रल मैक्सिमम है, आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमम वी गेट फर्स्ट मिनिमम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मिनिमम है इट हैज नाउ कोइंसाइडेड विद सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। सो इफ यू सी केयरफुली दिस x इज नाउ एग्जैक्टली इक्वल टू y, and therefore when x is exactly equal to y we can say that two objects are just resolved। फिर एक थर्ड कैटेगरी है दैट ऑब्जेक्ट्स आर वेल रिजॉल्व्ड, और वेल रिजॉल्व्ड में क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए दो क्या है, दो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स है बिकॉज ऑफ टू लाइट्स और टू ऑब्जेक्ट्स वो क्लियरली फिजिकल सेपरेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि इफ वी कंसिडर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम of two diffractions as x, so x is very large as compared to y। what is y? Y is the distance between first minimum and central maximum of one of the diffraction pattern। तो obviously when x is greater than y objects are said to be well resolved। ठीक है, तो इस तरीके से हमने unresolved, just resolved और well resolved वाले केसेस देख लिए हैं as per Rayleigh's criteria। एंड आवर मेन जो फोकस रहने वाला है दैट विल बी अपॉन जस्ट रिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो वो जिस भी स्थिति में जस्ट रिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट्स आपको बता पाएंगे वहां पर हमें उसकी रिजॉल्विंग पावर चेक करनी है या उसको कैलकुलेट करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रेलिक्स का क्राइटेरिया देखेंगे फॉर टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स एंड देन वी विल बी सीइंग फॉर टू पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो लीनियर ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से एक ओपेक शीट है। ठीक है,
ओपेक होने के कारण क्या होगा, इसके पीछे अगर कोई लाइट का सोर्स है तो वहां से लाइट इस शीट को क्रॉस करके आगे नहीं जाएगी। इससे थोड़ी दूरी पर मैं एक लेंस रख लेता हूँ। सपोज यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारे पास कोई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो हो सकता है हमारी आंखें हो, है ना, कोई कैमरा हो, कुछ भी। तो उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को इन द फॉर्म ऑफ लेंस में ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब जाहिर सी बात है कि इस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड शीट से या कोई भी जो ओपेक शीट है, यहाँ से तो लाइट पास नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर शीट के अंदर दो स्लिट्स बना देता हूँ जो रेक्टेंगुलर शेप की है। तो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट्स से दिस इज फर्स्ट स्लिट and this is my second slit. Now what will happen? Because of the formation of slit, suddenly यहाँ से जो है वो लाइट से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर है। एंड फॉर दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो लाइट सोर्स, लाइट इन पर्टिकुलर स्लिट से बाहर आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, आगे चल के डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे। इसके कारण क्या होगा, तो इनिशियली ऐसे हो सकता है कि दिस टू स्लिट्स विल लुक लाइक फ्यूज टुगेदर, मतलब ये दो डिफरेंट स्लिट्स लगेंगे ही नहीं आपको, ऐसे लगेगा कि दो ट्यूबलाइट एक के ऊपर एक अगर रख दिए जाए तो कैसा, एक सिंगल ट्यूबलाइट जैसा दिखेगा। बस बिल्कुल वैसी ही स्थिति होगी। यहाँ पर दो जो स्लिट्स है जिन्हें मैं लीनियर ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ, दोज विल बी सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये अनरिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट की स्टेट हो जाएगी। फिर मान लीजिए मैं, ये जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसने इन दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट है ऐसा आइडेंटिफाई किया फर्स्ट टाइम। जब ये ऐसा होगा कि दो ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, तो हम कहेंगे माय टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट्स। और ये स्थिति कब बनती है जस्ट रिजॉल्व की, जब पहले ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है उसका सेंट्रल मैक्सिमम का सेंटर और दूसरे ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया जो सेंट्रल डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसके फर्स्ट मिनिमम का कोइंसिडेंस होता है। मतलब सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कोइंसाइडेड विद फर्स्ट मिनिमम ऑफ diffraction pattern of another object, and in that case only these two slits will be two separate object or just resolved object for that particular optical instrument. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया फाइंड करेंगे कि रेलिस का क्राइटेरिया दो लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे लगाना है। फिलहाल और एक चीज आप याद रख लो, अगर मैं इन स्लिट्स को ऊपर से देखूंगा तो आई विल बी एबल टू ड्रॉ टू रेक्टेंगल्स। तो ऐसे छोटे छोटे दो रेक्टेंगल्स जो होंगे वो मैं इन स्लिट्स के लिए रिप्रेजेंट करूंगा। दूसरी चीज, एक कॉन्सेप्ट आता है एपर्चर। कौन सा, एपर्चर। तो यूजुअली एपर्चर क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके से एक्सपोजर है, लाइट का एक्सपोजर विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नाउ इफ यू सी केयरफुली, हमारे पास ये जो दो लीनियर ऑब्जेक्ट है इनके सेंटर से ही तो एक्चुअली लाइट ऐसे बाहर आ रही होगी, बराबर है। तो जब लाइट इन पर्टिकुलर स्लिट से होकर गुजरेगी और हमारे इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पास आएगी, तो जितने पाथ से लाइट एंटर हो रही है उतना जो डिस्टेंस है वो एपर्चर होता है, ठीक है। अगर ऐसे होता कि पूरा का पूरे डायमीटर, मतलब ये जो लेंस है, लेंस का पूरा डायमीटर ही यूज हो जाता इन दो ऑब्जेक्ट्स को जस्ट रिजॉल्व स्टेट में देखने के लिए, तो दिस पर्टिकुलर डायमीटर वुड हैव बीन द एपर्चर। अगर मान लीजिए इस डायमीटर का छोटा सा ही हिस्सा यूज हो रहा है टू ऑब्जर्व दिस टू ऑब्जेक्ट्स, जहां से लाइट रेज जो है इतने डिस्टेंस तक ही उस पर्टिकुलर लेंस के पास आ रही है, तो दिस डिस्टेंस विल बिकम माय एपर्चर, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब क्या कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्कीमेटिक वे में ड्रॉ करता हूं और रिलेशन फाइंड करेंगे फॉर जस्ट रिजॉल्व क्राइटेरिया व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर लीनियर ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों स्लिट को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज लेट्स से फर्स्ट स्लिट एंड लेट्स से दिस इज स्लिट 2, ठीक है। और जब ये जस्ट रिजॉल्व स्टेट में होंगे तो उन वे जो है वो एक दूसरे के अंदर ऐसे दिखाई देंगे। नाउ आई एम ड्रॉइंग एक्सिस, जहां से लाइट पेनिट्रेट करके उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट तक आएगा ना, वो एक्सिस हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो दिस इज वन एक्सिस जो रेड कलर के ऑब्जेक्ट के लिए था, और यहाँ पर मैंने एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ किया है जो ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट के लिए है। और इतने पाथ से जो है वो लाइट कहाँ इंटर कर रहा होगा, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एंटर कर रहा होगा। अब जैसे ही लाइट अंदर आएगा तो हम जानते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट होगा, और डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण हम लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन भी देख सकते हैं। अब रेलिक्स के क्राइटेरिया के हिसाब से जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा किसी एक डिफ्रैक्शन का,
वहां पर दूसरे डिफ्रैक्शन का क्या कोइंसिडेंस कर रहा होगा, फर्स्ट मिनिमम कोइंसिडेंस कर रहा होगा। तो अगर मैं इन कंडीशंस को यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लूँ, सपोज दिस इज अ स्क्रीन, यहाँ पे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट था ऐसे मान लो, ये कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है, फिलहाल इसका काम नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ, हम सिर्फ इंटेंसिटी वेरिएशन पर बात करेंगे। तो एज पर रेलिग, देखो ध्यान से, अगर मैं इंटेंसिटी वेरिएशन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू रेड कलर वाला स्लिट, से ये जो पार्ट है, दिस रिप्रेजेंट सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस ड्यू टू ब्लू कलर का स्लिट। नाउ यू कैन सिंपली सी हियर, जो सेंट्रल मैक्सिमम है रेड कलर वाला, उस पर कौन कोइंसाइड हो रहा है, फर्स्ट मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ब्लू कलर वाला स्लिट या ब्लू कलर वाला लीनियर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, नाउ दिस टू ऑब्जेक्ट्स और दिस टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व। अब यहाँ पर हम स्मॉल ए मार्क कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली द एपर्चर। यहाँ से लाइट कहाँ पर आ रही है, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पर आ रही है। ठीक है, तो चलो, हमें पता है कि एज पर रेलिग, if objects are just resolved, तो क्या होता है, फर्स्ट मिनिमम ऑफ वन ऑफ द डिफ्रैक्शन coincide with central maximum of another diffraction। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ मैं क्या कर लेता हूं, एक एक्सिस, इस पर्टिकुलर एक्सिस से, यहाँ इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं अप टू दिस पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द एंगुलर सेपरेशन, किसका, सेंट्रल एक्सिस का, या फिर द एक्सिस विच कोइंसाइड्स विद सेंट्रल मैक्सिमम, उसका फ्रॉम फर्स्ट मिनिमम। तो इट इज दिस थीटा रिप्रेजेंट्स एंगुलर सेपरेशन बिटवीन first minimum from the central maximum of that same diffraction. So I am drawing it here like this। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, जिसे मैं यहाँ पर लिखूंगा डी थीटा। डी थीटा जो है वो एंगुलर सेपरेशन है। नाउ ध्यान से समझना, ये जो एंगुलर सेपरेशन होता है फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम टू फर्स्ट मिनिमम, इसकी जो वैल्यू है डी थीटा, वो इक्वल होती है बिटवीन द एंगुलर सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कभी कभी आपसे बोला जाएगा एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड सम टाइम एंगुलर सेपरेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। ये दोनों ही चीजें क्या होगी, वैलिड होगी, दोनों ही चीजें एक ही होगी, लेकिन कब, एज पर रेलिक्स क्राइटेरिया ऑफ जस्ट रिजॉल्व, जब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व होंगे फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम जानते हैं कि फर्स्ट मिनिमम के केस में जो डेल्टा एल होता है दैट इज इक्वल टू लैम्बडा, और डेल्टा एल इज व्हाट, डेल्टा एल इज नथिंग बट ए साइन थीटा, इट इज इक्वल टू लैम्बडा, बराबर है। अब हम ये भी जानते हैं कि व्हेन थीटा इज स्मॉल, जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज थीटा डायरेक्टली। So sin theta is approximately equal to theta, then a into theta is equal to lambda and theta is equal to lambda upon a। यहाँ पे ये जो थीटा है ना, this theta is my limit of resolution, इस चीज को आपको याद रखना है। This theta represents limit of resolution and resolving power क्या होता है, resolving power is always inverse of limit of resolution, so that would be 1 upon theta। So I can write resolving power for two linear objects by considering Rayleigh's criteria would be equal to a upon lambda। और यहाँ से देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना,
कि रिजॉल्विंग पावर दो चीज़ों पे डिपेंड करता था, एक था एपर्चर, दूसरा था वेवलेंथ। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर। ठीक, तो चाहे आपका माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, ह्यूमन आई हो, ये रिलेशन हमेशा काम करेगा, चलेगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रेलिक्स क्राइटेरिया फॉर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट। 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट में हमें इतना समझना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनते हैं वो हमेशा किस तरीके से दिखते हैं। तो सेंटर में एक सेंट्रल मैक्सिमम, फिर उसके सराउंडिंग में डिफ्रैक्शन रिंग्स बनते हैं। जब कभी आपका होल या एपर्चर जो है वो सर्कुलर होता है, उस केस में आप प्रॉपर ऐसे सर्कुलर रिंग्स देख पाते हो, इसे कहते हैं एरीज डिस्क। क्या कहा जाता है? एरीज डिस्क। तो जो सेंटर में आप देख रहे हो ना बड़ा सा लार्जर स्पॉट, उसे एरीज डिस्क बोलते हैं, और जो अल्टरनेटिवली मिनिमम एंड सेकेंडरी मैक्सिमम होते हैं उन्हें एरीज रिंग कहा जाता है। एरीज डिस्क या एरीज रिंग के साथ सबसे पहले ये फिनोमिना डिफ्रैक्शन वाला किसने स्टडी किया था? एबे ने स्टडी किया था, और फिर उन्होंने रेलिक्स क्राइटेरिया को अप्लाई किया। नाउ रेलिक्स क्राइटेरिया फॉर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड हम कैसे बताते हैं? तो हम देखते हैं कि अलग अलग स्लिट के कारण, सॉरी, ये जो अलग अलग एपर्चर है सर्कुलर होल से, इनके कारण क्या होते हैं? अपने अपने डिफ्रैक्शन पैटर्न से बनते हैं। और जब भी किसी किसी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो फर्स्ट मिनिमम है, when it will getting coincided with the central maximum of diffraction pattern of another object, then these two objects will be called as just resolved as per रेलिक। ठीक है, और हमेशा याद रखना पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम एरीज डिस्क का ही यूज करते हैं। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हमने ड्रॉ किए हैं, दीज आर नथिंग बट एरीज डिस्क, जिसमें फर्स्ट मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन और फर्स्ट मिनिमम ऑफ एरीज रिंग will coincided with center of एरीज डिस्क फॉर अनदर डिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये दो क्राइटेरिया है। चलिए सिंपल सिंपल क्या कर लेते हैं, सीईटी के न्यूमेरिकल जब अभी तक हमने जो भी डेटा डिस्कस किया है उससे रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट एंगुलर और लीनियर सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट एट विच दे आर अपीयर टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? तो देखिए, एरीज डिस्क, न्यूमेरिकल एपर्चर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या रिजॉल्विंग पावर, तो वो होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। द स्मॉलेस्ट एंगुलर और लीनियर सेपरेशन आपको याद होगा यहाँ पे, ये देखिए हमने कहा था ना, द स्मॉलेस्ट एंगल फॉर विच for that minimum value of visual angle for which objects are just resolved, this is known as limit of resolution। और visual angle क्या था? it is the angle made by two physically separated object with the eye। मैंने ये भी बोला था कि sometime physical distance और distance of separation between two objects can also be considered as limit of resolution। तो ये भी उन्होंने यही पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है। देखो, स्मॉलेस्ट एंगुलर और लीनियर सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक, तो क्या ऑप्शन था हमारा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन, रिजॉल्विंग पावर किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ और दूसरा एपर्चर। एपर्चर डायमीटर ऑफ लेंस के फॉर्म में भी बताया जाता है। तो पहली तो है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस नहीं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप नहीं, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव यस, क्योंकि जो लेंस होता है ना आपके टेलीस्कोप का, उसको ही बाद में हम एपर्चर कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी लेंस का जो डायमीटर होता है ना वो यूज हो जाता है लाइट को पास करवाने के लिए उसके थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। नाउ क्या दिया है? अ माइक्रोस्कोप विल हैव मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर इफ to illuminate the specimen it uses light of yellow, red, green एंड ब्लू कलर। तो चार में से कौन सा कलर सबसे ज्यादा सुटेबल होगा ताकि माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर हो वो मैक्सिमम हो? थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ भैया जितनी कम रहेगी उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा रहेगा। नाउ आउट ऑफ येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो हम जानते हैं विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में VIB, GYOR, इसमें सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, फिर उसके बाद इंडिगो थोड़ी सी ज़्यादा, और ब्लू की उसके बाद थोड़ी ज़्यादा। लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? ब्लू कलर की है। सो वी विल बी यूजिंग ब्लू कलर सो दैट रिजॉल्विंग पावर जो है माइक्रोस्कोप का वो बढ़ जाए, बिकॉज ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। सो माई ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ना अब क्या दिया है?
इफ द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिक्रीज्ड, अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम कर रहे हैं। देखिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम करेंगे तो उसके कारण रिजॉल्विंग पावर पर क्या असर पड़ेगा, हम जानते हैं भैया रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना कम उतना रिजॉल्विंग पावर अच्छा है। देखो अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ तो एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए एक माइक्रोस्कोप में ले रहा हूँ, सपोज दिस इज माइक्रोस्कोप ए एंड लेट्स से दिस इज माइक्रोस्कोप बी। अगर माइक्रोस्कोप ए के लिए मिनिमम विजुअल एंगल की वैल्यू है 3 डिग्री और माइक्रोस्कोप बी के लिए मिनिमम विजुअल एंगल की वैल्यू है से 6 डिग्री, तो ये जो मिनिमम विजुअल एंगल 3 डिग्री वाला माइक्रोस्कोप है इसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर लोवेस्ट टू लोवेस्ट भी फिजिकल सेपरेशन है तो भी ये ए नंबर का जो माइक्रोस्कोप है ये उसको आपको फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट की तरह दिखा सकता है, जहाँ की ये जो बी जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो उतना इफिशियंट नहीं होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, if the limit of resolution of optical instrument is decreased then resolving power would definitely increase, so resolving power would increase. Let's move ahead. फिर क्या दिया है, the telescopes for a given wavelength the objective with large aperture is used. Now the objective with large aperture मतलब जो लेंस होती है टेलीस्कोप की उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जो इमेज जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना जिन्हें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके तरफ जो लेंस होती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस विथ लार्ज अपर्चर मतलब लार्ज डायमीटर का अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस ले रहे होंगे फॉर अ गिवन वेवलेंथ देन उसका यूज क्या होगा, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, ग्रेटर रिजोल्यूशन मिलेगा, अच्छा रिजॉल्विंग पावर होगा उस पर्टिकुलर टेलीस्कोप का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी की जो ऑप्शन है मैग्निफिकेशन, लेंस एबरेशन, ईज ऑफ मैन्युफैक्चर, ये सब ऑप्शन नहीं है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ लार्ज अपर्चर टू, लार्ज अपर्चर मतलब मान लीजिए लार्ज लेंस होती है टेलीस्कोप की, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, जैसे मान लो ये कोई स्टार है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं, तो दिस लेंस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर जितना बड़ा होगा ना उतना ज़्यादा अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली लार्ज डायमीटर मीन्स लार्ज अपर्चर, और लार्ज अपर्चर अगर है तो आपके जो रिजोल्यूशन होता है इमेज का या ऑब्जेक्ट का वो भी काफ़ी अच्छा होता है। सो एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ अ लार्ज अपर्चर टू हैव हाई रिजोल्यूशन। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी, व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ए एंड बी आर 4500 angstrom and 6000 angstrom respectively, then the ratio of resolving power of A and B. देखो resolving power of A अपॉन resolving power of B का अगर मेरे को रेशो लेना है और उन्हें अगर वेवलेंथ के टर्म में कंपेयर करें तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ कि resolving power of A अपॉन resolving power of B would be equal to lambda B अपॉन lambda A, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है रिजॉल्विंग पावर का। सो lambda B इज हाउ मच, 6000, यस 6000 डिवाइडेड बाय 4500, तो जो 2 जीरो कट गए, देन दिस इज 5 9 45, दिस इज 12 अगेन, 3 3 9, 3 4 12, सो आंसर इज 4/3 विच इज ऑप्शन डी हियर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, wavelengths of light used in a microscope are 4800 angstrom and 6000 angstrom. The ratio of their respective resolving power corresponding to lambda 1 and lambda 2. अब देखो भैया lambda 1 अपॉन lambda 2 का अगर आप रेशो लोगे, ठीक है, सो lambda 1 के लिए जो रिजॉल्विंग पावर होगा उसको मैं RP1 लिखता हूँ, lambda 2 के लिए रिजॉल्विंग पावर होगा अगर मैं उसको RP2 लिखता हूँ, टेकिंग रेशो ऑफ RP1 अपॉन RP2 दैट वुड बी lambda 2 अपॉन lambda 1। तो देखो lambda 2 की वैल्यू कितना है, अगेन इट इज 6000, lambda 1 की वैल्यू है 4800, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, 12 इंटू 4 ज़ा 48 एंड 12 इंटू 5 ज़ा 60, सो 5/4, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्चुअली कैसे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को फाइंड किया जाता है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो सीईटी के क्वेश्चन है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।